आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के स्कूल व्याख्याता के लिए हम ये क्वेश्चन पेपर्स के जो नोट्स हैं वो सॉल्व करेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो निकाल सकते हैं हम हिस्ट्री के, वही क्वेश्चन देखेंगे आज। भारत का इतिहास, राज्य व्यवस्था व राजस्थान का भूगोल ये दे रखा है। इसमें भारत के इतिहास के जो ये टॉपिक हैं, गुप्त काल में कला, विज्ञान, साहित्य का विकास, ये आज हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक हो गया, गुप्त काल में कला, विज्ञान, साहित्य का विकास। 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में गुप्त वंश का उदय हुआ। गुप्त वंश का जो संस्थापक थे वे श्रीगुप्त को माना जाता है 275 ईस्वी में। गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है क्योंकि इस काल में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उन्नति हुई। बर्नेट इतिहासकार थे जो इनकी तुलना पेरिक्लिस युग से की जाती है। इस युग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति के रूप में पूजा शुरू हुई। गुप्त काल में बेसिकली ये बताया गया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति के रूप में जो पूजा होती है वो गुप्त काल में शुरू हुई। गुप्त काल में सबसे ज़्यादा विष्णु की पूजा होती थी, इष्ट देव माना जाता था इन्हें। भारत में मंदिरों का उदय या जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। बेसिकली उस टाइम के ही है जो सभी ज़्यादा मंदिर बने हुए हैं, जो खुदाई करके ऐसे बेसिकली उभरी हुई जो मूर्तियों के मंदिर हैं वो गुप्त काल के ही हैं। गुप्त काल में ही रामायण और महाभारत का अंतिम रूप से संपादन हुआ। गंगा जमुना की मूर्ति गुप्त काल की देन है। गुप्त काल में सामंतवाद का उदय हुआ। अजंता की गुफा औरंगाबाद मध्य प्रदेश से 16, 17, 19 गुप्त काल की देन है तथा बाकी गुफाएं भी गुप्त काल में बनी। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुप्त काल की जो गुफाएं हैं, बाकी जो गुफाएं हैं वो गुप्त काल में किस काल में बनी, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, ऐसे पूछ सकते हैं वो। गुप्त शासकों की भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी थी। गुप्त सम्राटों का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ था। गुप्त काल के प्रसिद्ध 2 बंदरगाह थे, बड़ौच और ताम्रलिप्ति। ये क्वेश्चन भी बेसिकली पूछ सकते हैं कि प्रसिद्ध 2 बंदरगाह कौन से थे गुप्त काल के। तो एक तो था बड़ौच और एक था ताम्रलिप्ति। गुप्त काल की शिल्प कला का जन्म विशेषतः मथुरा शैली के प्रतिमानों पर आधारित है। गुप्त काल का मेहरौली का लौह स्तंभ दिल्ली उस समय की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी लेकिन दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह विद्यमान नहीं थी। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि गुप्त काल में कौन सी प्रथा विद्यमान थी। दास प्रथा तो थी उस टाइम पे, पर दहेज प्रथा और बाल विवाह विद्यमान नहीं थी। गुप्त साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमिकर था जो कि उपज का 1/6 भाग था। गुप्त काल में राजस्थान में 3 गणराज्य थे। ये तो लगभग पूछा ही जाता है। अर्जुनायन, मालव और योधेय 3 थे, अर्जुनायन, मालव और योधेय। गुप्त साम्राज्य से निम्न प्रमुख शासक हुए। श्रीगुप्त 275 से 300 ईस्वी, ये तो संस्थापक थे, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त। घटोत्कच 300 से 310 ईस्वी, महाराज की उपाधि मिली थी इन्हें। चंद्रगुप्त प्रथम 319-20 से लेकर 328 से 335 ईस्वी इनका समय था। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। महाधिराज की उपाधि धारण करने वाले थे। राजा रानी के सिक्के चलाने वाले राजा थे ये। गुप्त संवत की स्थापना 319 ईस्वी इन्हीं के टाइम में हुई, चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम में। लिच्छवी राजकुमारी से विवाह और कुमार देवी से विवाह हुआ था।
गुप्त वंशावली में सबसे पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम मिलता है। फिर चौथे थे समुद्रगुप्त 328 से 335 ईस्वी। विसेंट स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा है। मूल नाम कच इनका मूल नाम था। इनके समय प्रयाग परस्ती हरिशेन द्वारा लिखी गई। इसमें इनको लिच्छवी द्वैतर बताया गया है। सबसे प्रतापी शासक थे ये समुद्रगुप्त। 100 युद्धों का विजेता, धर्म की प्राचीर, कवि राजा की उपाधि। विजय नीतियाँ जो इनकी थी, उत्तरी भारत में नीति प्रस्बोधरण, प्रत्यक्ष नियंत्रण। उत्तरी भारत के 12 राज्यों के प्रति नीति अपनाई गई थी। प्रयाग परस्ती की पंक्ति संख्या 21 में ये उल्लेखित है। पश्चिमी या विदेशी राज्यों के प्रति नीति, आत्मनिवेदन, कन्योपदान, गुरुत्व मंदक। प्रयाग परस्ती की पंक्ति संख्या 23 व 24 में ये उल्लेख किया गया है। दक्षिण के 12 राज्यों के प्रति नीति जो थी इनकी थी ग्रहण मोक्षानुग्रह। ये बेसिकली पूछ सकते हैं अपने फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि दक्षिण के 12 राज्यों के प्रति नीति कैसी थी, तो ये है ग्रहण मोक्षानुग्रह। हेमचंद्र राय चौधरी, दक्षिण की विजय को धर्म विजय कहा। हेमचंद्र राय चौधरी ने कहा दक्षिण की विजय को धर्म विजय। सीमावर्ती राज्यों के प्रति नीति, उत्तरी पूर्वी परिस्थित राज्यों के प्रति सर्वकर, दानाज्ञाकरण, प्राणागमन। सीमा के जो राज्य थे उनके प्रति जो नीतियाँ थी वो थी उत्तरी पूर्वी परिस्थित राज्यों के प्रति सर्वकर, दानाज्ञाकरण, प्राणागमन। ये चीज़ें भी बेसिकली अपने फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से तो ऐसे पूछा जाता है। प्रयाग परस्ती की संख्या 22 में उल्लेखित। समतर, पूर्वी बंगाल, कामरूप, असम, डबाक असम के पास में ही है। करतपुर, जलंधर, कुमायूं गढ़वाल मध्य प्रदेश में। समुद्रगुप्त के काल में श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से उरुवेला बोध गया में मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। समुद्रगुप्त के दरबार में वसुबंधु नामक बौद्ध भिक्षु का निवास था, जिसे पता चलता है कि गुप्त वंश के शासक धार्मिक रूप से कट्टर नहीं थे। समुद्रगुप्त को उनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। समुद्रगुप्त के जो प्रचलित सिक्के थे वो थे फर्स्ट गरुड़ प्रकार का सिक्का, मुख्य भाग पर राजा की आकृति गरुड़ ध्वज, पृष्ठ भाग पर उपाधि पराक्रम। दूसरा धनुर्धारी प्रकार का सिक्का, मुख्य भाग पर राजा की आकृति धनुष बाण। जो गरुड़ था उसमें गरुड़ ध्वज है और पृष्ठ भाग पर उपाधि पराक्रम। धनुर्धारी में राजा की आकृति है और धनुष बाण है। पृष्ठ भाग पर अप्रतिरथ परशु प्रकार का सिक्का, अश्वमेध प्रकार का, वीणा प्रकार का, व्याघ्रनन। एरन अभिलेख में समुद्र के गुप्त की तुलना यम व कुबेर से की गई है। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि से भी जाना जाता है। प्रयाग परस्ती में सीमावर्ती राज्यों की विजय को धरणीबंध अर्थात विश्व विजय कहा गया है। सिंहल द्वीप शासक अमोघवर्ष ने बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी थी। आज हम गुप्तकाल का जो ये टॉपिक है ये समुद्रगुप्त तक भी पढ़ेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो हम इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे आगे, तो आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे इसका। थैंक यू।